दूसरे पैराग्राफ को देखा जाता है। इसमें कहा गया है कि इसका भी प्रसंग देख लीजिए। इसके प्रसंग में आप लिख देंगे कि इसमें लेखक ने प्रयास किया है कि पारस्परिक सौहार्द, सौहार्द माने होता है प्रेम, एवं एकता की भावना पर ही किसी देश का सुखद जीवन निर्भर करता है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर ही किसी राष्ट्र का सुखद जीवन निर्भर करता है या निर्भर होता है। ठीक है, चलिए इसके हम लाइन को देखते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। इसमें बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि प्रत्येक देश में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, लेकिन उन समस्त संस्कृतियों का अस्तित्व पारस्परिक मेल जोल एवं एकता की भावना पर ही निर्भर करता है। यदि किसी भी देश में या किसी भी देश की विभिन्न संस्कृतियां जंगल और सागर जैसी सौहार्दपूर्ण यानी कि प्रसन्नतापूर्वक अवरोधी स्थिति प्राप्त कर ले तो उस देश के नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि हम जंगल की स्थिति का अवलोकन करें, अवलोकन मतलब होता है देखना परखना, तो हम देखेंगे कि वहाँ की वनस्पति, लताएं, पेड़ पौधे, घास फूस आदि सभी परस्पर मेल जोल की भावना से रहते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर आपस में सहयोग या सहायक ही बने रहते हैं, सहयोगी बने रहते हैं, सहायक। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हुए उनकी वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। जिस प्रकार विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियां अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर के रूप में धारण कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी देश के नागरिकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सकेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए, यानी कि भुला देना चाहिए, और पारस्परिक सौहार्द यानी पारस्परिक जो प्रेम है, प्रेम एवं विविधता के एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकेंगे। जंगल एवं सागर के माध्यम से पारस्परिक सौहार्द एवं समन्वय की भावना की आवश्यकता पर बल दिया गया है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र के अस्तित्व एवं सुखद या सुख का आधार है। इस तथ्य को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ का व्याख्या हो गया। अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। साहित्य कला से लेकर के लिए स्वास्थ्य कर तक आप लिखेंगे। लिए स्वास्थ्य कर है, ठीक है। तो इसके प्रसंग को देखिए। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है। उस आनंद को मानव अनेक रूपों में प्रकट करता है।
इस पंक्ति में लेखक ने कहा है कि संस्कृति जो है वो जीवन को आनंद प्रदान करती है। उस आनंद को मानव यानी मनुष्य अनेक रूपों में प्रकट करता है। तो चलिए किताब पर ध्यान दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हुए या प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं। इन संस्कृतियों के स्तर साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता है। बाह्य दृष्टि से यानी यदि हम बाहरी दृष्टि से देखने की कोशिश करें, इसमें बताया गया है कि बाह्य दृष्टि से देखने पर यदि सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, बाहरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, सारी संस्कृतियां अलग, लेकिन अंदर मूल रूप से यानी कि अंतःकरण से देखा जाए तो एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है? भावना का परिचायक है। इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत यानी एकता रूप पर प्रकाश डाला है। जैसे एक अभी शब्द आया है आपके लेसन में, तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब होता है एकत्व या समर्पण, ठीक है। और समन्वय का अर्थ होता है भेदों की एकता, यानी एकता की भावना एक तरह से कह सकते हैं। भेद माने अंतर होता है, ठीक है ना। और सततवाही भी शब्द आया। सततवाही का तात्पर्य अस्थाई भी होता है और सदा प्रवाहित भी होता है। अभ्युदय का अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, जन्म या उन्नति, ठीक है। और विरहित का यहाँ अर्थ आ गया है विहीन होना, विरहित ये भी शब्द आया है। अभी आगे आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ को देखते हैं। हाँ, तो आप इसको लास्ट वाले पैराग्राफ को देखिए। इसमें इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ लेखक ने राष्ट्र के संस्कृति परिवेश पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन इतिहास से जुड़कर ही भावी उन्नति की दिशा में प्रयास करें। इसके प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। इसमें लेखक ने राष्ट्र के संस्कृति परिवेश पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन इतिहास से जुड़कर ही आने वाले, भावी का अर्थ होता आने वाली, भावी उन्नति की दिशा में प्रयास करें, ठीक है। चलिए अब हम किताब पर ध्यान देंगे। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में, भावी मतलब आने वाले जीवन में साक्षात करते हैं, यानी देखते हैं, देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है,
जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ये जो हाईलाइट किया गया वो सूक्ति है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखा जाए। इसमें कहा गया कि सांस्कृतिक परिवेश विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है उस पर गर्व करते हुए हम उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। विभूति का मतलब होता है कि जो महान काम किया गया हो, ठीक है, जो भूलने लायक न हो। प्राचीनता के प्रति गौरव की, प्राचीनता में पुराना, प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु माने कारण, भावी प्रगति के लिए प्रबल का यहाँ तात्पर्य है शक्तिशाली। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, प्रबल इच्छा का उदय माने उत्पन्न होना, उदय होता है। इस इच्छा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहां अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, लेखक ने यहाँ वर्तमान एवं अतीत के समन्वय यानी कि एकता पर आधारित उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूतकाल की उपलब्धियां किसी भी राष्ट्र के गौरव का कारण होती हैं, अतः उन्हें भुला देना उचित नहीं होगा। अतीत के लोभ में वर्तमान को भुला देना भी ठीक नहीं है। हमें अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सजाने और संवारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ये प्रथम लेसन समाप्त हो गया। तो प्रथम जो आपका अध्याय था राष्ट्र का स्वरूप, वो आप उसका जो प्रश्न बनता है सूक्ति को छोड़ करके जितने भी व्याख्या करने वाले प्रश्न आते हैं उसको हम भेजेंगे और आप उसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, अब हम अगला लेसन पढ़ाएंगे।